हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव, क्लास 12। जैसा कि आपको पता है चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपकी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस के बाद में मैंने बताया कि यूनिट सेल क्या होता है। फिर यूनिट सेल के पैरामीटर की बात की थी मैंने और पैरामीटर के बाद मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कि किसी भी यूनिट सेल को बनाने में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल अर्थात कितने अणु या कितने परमाणु भाग लेते हैं। इनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि आखिर यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने अणु इसमें प्रयोग किए गए हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नोट करना पड़ेगा। क्या नोट करना पड़ेगा जरा देखिए यहाँ पर नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों। यानी पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर कोई संरचनात्मक इकाई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल क्यूब के या यूनिट सेल के कोनों पर है तो उसका यूनिट सेल को बनाने में 1/8 योगदान होता है। और कैसे होता है 1/8 मैं ये भी आपको स्पष्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए बेटे, यानी कि यूनिट सेल के कोने पर स्थित इकाई सेल का स्थित कण का इकाई सेल के निर्माण में 1/8 योगदान होता है। ठीक है, कितना योगदान होता है 1/8। यानी अगर कोने पर एक कण उपस्थित है तो एक का 1/8 भाग तो यूनिट सेल को बना रहा होगा और बाकी जितना भाग होगा वो यूनिट सेल से बाहर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि जो फेस पर उपस्थित होता है, फेस यानी कि यूनिट सेल के फेस पर उपस्थित कण का इकाई सेल के निर्माण में 1/2 योगदान होता है। ठीक है, कितना योगदान होता है बेटा? फेस वाले का होता है 1/2 योगदान। क्यों? पूरी बॉल कैसी होती है? गोल होती है और किसी भी फेस पर आप उसको लगाना चाहते हो तो क्या होगा, यानी आधी बॉल तो फेस के यानी कि क्रिस्टल के अंदर होगी और आधी बॉल आपको क्रिस्टल से बाहर दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास तीसरा है, यानी बॉडी में उपस्थित कण का इकाई सेल के निर्माण में एक यानी संपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, कितना योगदान होता है बेटा? यानी कि संपूर्ण यानी पूरा योगदान होता है इकाई सेल के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम, यानी कितने प्रकार यानी कौन से प्रकार की यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने पार्टिकल इसमें प्रयोग होते हैं, कितने पार्टिकल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग, यानी कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। या हमारी हेडिंग है नेक्स्ट, यूनिट सेल में परमाणुओं की कण या परमाणुओं को हम एक ही कहते हैं, देखिए परमाणुओं या हम इसको कण भी कहते हैं, कण की गणना
ठीक है, यानी आप गणना करना है किसमें, परमाणुओं के अंदर। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर आप सबसे पहले जो यूनिट सेल ले रहे हैं बच्चों, वो हम लोग ले रहे हैं सिंपल यूनिट सेल। कैसी ले रहे हैं बेटे हम लोग, सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने कण यानी कितने परमाणु भाग लेते हैं, ये देखिए जरा। तो ये रही आपकी सिंपल यूनिट सेल, और आप जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, केवल आपके परमाणु जो हैं वो यूनिट सेल के कोनों पर ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। जरा देखो यहाँ पर, ठीक है, केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे, कोनों पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ 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 प्रेजेंट होगा और यहाँ प्रेजेंट होगा। देखिए 8 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पार्टिकल यहाँ पर हैं। लेकिन 8 पार्टिकल में आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल का बहुत सारा भाग तो इसके अंदर है, लेकिन बहुत कम यानी बहुत छोटा सा भाग यूनिट सेल के अंदर दिख रहा है। देखिए बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये गोला है पूरा आपका एक, इस गोले को मैं सीधा करता हूँ तो इतना हो गया आपका आधा गोला। कितना हो गया बेटा, ये आधा गोला हो गया। अब आपको देखना है कि कितना गोला यूनिट सेल के अंदर है, कितना गोला यूनिट सेल के बाहर है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटे, चलिए देखिए मैं एक आधा गोला बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं क्या बनाता हूँ बेटे, आधा गोला बनाता हूँ। ठीक, जो मैं आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ उस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखो मैंने आपको आधा गोला बना दिया। आधा गोले का ये रहा सेंटर पॉइंट, इसको इधर बढ़ा दीजिए, आप इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको नीचे बढ़ा दो और इसको ऊपर बढ़ा दो। तो देखिए क्या हुआ, यानी अगर मैं आधे गोले के 4 भाग बांट दूं तो 4 भाग में से केवल इतना भाग जो है वो यूनिट सेल के बच्चों कहाँ है, ये यूनिट सेल के अंदर है। केवल इतना भाग यूनिट सेल के अंदर है, अर्थात आधे गोले का 1/4 भाग यूनिट सेल के अंदर है। तो बताओ पूरे गोले का कितना भाग यूनिट सेल के अंदर होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, यानी +1 यानी आप क्या कर सकते हो बेटे, यानी आधे गोले का 1/4 हो गया, तो पूरे गोले का कितना हो जाएगा, अर्थात 1/8 होगा। अब इसी प्रकार आप समझ चुके होंगे कि जो कोने पर स्थित होता है पार्टिकल, उसका यूनिट सेल के अंदर जो भाग होता है वो केवल कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो हम पार्टिकल निकालते हैं, गणना करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यानी कोनों पर स्थित परमाणु, यानी कितने परमाणु कोने पर स्थित हैं। तो आपको पता है कि कोने पर स्थित है परमाणु 8, लेकिन 8 परमाणु का 1/8 भाग जो है वो आपका गोले के अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, फिर जोड़ो 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 1/8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1/8 और 1/8, यानी टोटल 8 पार्टिकल हैं और 8 पार्टिकल का 1/8 भाग गोले के अंदर है। अर्थात 8 पार्टिकल का कितना भाग यूज हो रहा है, 1/8 भाग हो। तो टोटल कितने एटम यूज होंगे उसको निकालने में क्या करना है, 1/8 को हमने 8 बार जोड़ दिया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/8 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका वही आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, 8/8, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अर्थात कोने पर कितने पार्टिकल होंगे, सब मिलकर के कितना योगदान दे रहे हैं, केवल 1 पार्टिकल के बराबर। पार्टिकल तो 8 यूज हो रहे हैं, लेकिन योगदान कितने का, केवल 1 पार्टिकल का। क्यों, बाकी पार्टिकल यूनिट सेल से बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भाग है पार्टिकल का, बाकी जो भाग है परमाणु का, वो यूनिट सेल के बाहर दिख रहा है आपको ज़्यादातर। तो ये आपको वैसे अंदर दिख रहा हो, लेकिन नहीं, कोना अगर बाहर निकल के आएगा तो ये भी आपको बाहर दिखेगा, ये भी आपको बाहर दिखेगा। ठीक है, तो कोनों पर स्थित परमाणु कितने हैं, 1। अब हम बात करता हूँ बेटे, सतह पर स्थित कितने हैं, सतह पर स्थित परमाणु कितने होंगे बेटे सतह पर। तो सतह पर तो कोई परमाणु है ही नहीं, सतह वाले का योगदान कितना होता है, 1/2, और कोई नहीं है, तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी, यानी सेंटर पर कितने परमाणु हैं, यानी हम कह सकते हैं बेटे, हाँ, बॉडी पर स्थित, बॉडी में स्थित
परमाणु बराबर कितने होंगे, यानी पूरा योगदान होता है बॉडी वाले का, लेकिन बॉडी में कोई है ही नहीं तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे, यानी 1 0 0, यानी कि केवल एक एटम जो है वो सिंपल यूनिट सेल को बना, अगर एक एटम को हम काट काट के यूज कर लें तो एक एटम से भी हमारा यानी बन जाएगा क्या, यूनिट सेल बन जाएगा, सिंपल वाला यूनिट सेल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपकी कौन सी, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, मैं इतने बड़े को मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, ये रही सिंपल यूनिट सेल। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास आ रही है यानी कि फेस सेंटर्ड, दूसरी वाली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो एटम है वो सेंटर पर तो होते ही होते हैं, यानी कि कोने पर तो होते ही होते हैं, इसके अतिरिक्त वे प्रत्येक सतह के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये कोने पर ही प्रेजेंट होंगे, कोने पर भी प्रेजेंट होंगे, और कोने के साथ साथ प्रत्येक सतह के सेंटर पर, यानी कि एक सामने और एक पीछे, एक ये हो गया, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर और एक इधर, टोटल 6 हो गए सेंटर पर। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, यानी कोने पर कितने होंगे बेटे, कोने पर परमाणु कितने होंगे बेटे, कोने पर परमाणु जरा देखो यहाँ पर, यानी कोने वाले का योगदान कितना होता है, 1/8 है। कितने टोटल कोने, 8, तो 8 हो गए, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाए, यानी 1। कोने पर टोटल कितने स्थित है, 1। अब बात आती है कि सतह पर स्थित परमाणु। अब देखो सतह वाले का योगदान कितना होता है बच्चों, 1/2 का योगदान होता है, लेकिन है कितने टोटल सतह पर, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम क्या करूँ बेटे, 6 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 हो गए, अर्थात यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। अब बात करते हैं बेटे हम लोग, यानी केंद्र में स्थित परमाणु कितने हो जाए बेटे, यानी केंद्र वाले का संपूर्ण योगदान होता है, लेकिन केंद्र पर एक भी है ही नहीं, यानी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 0 हो गए। अब कुल परमाणु कितने आ जाएंगे, कुल परमाणु हो जाएंगे बच्चों आपके कितने, यानी कि 3 ये 0 3 और 1 4, टोटल 4 एटम पार्टिसिपेट करें, 4 एटम मिलकर के फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगली यूनिट सेल आती है बच्चों, वो आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए मैंने मिटा दी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको देखिए जरा बॉडी सेंटर्ड को। इसमें क्या होगा, पार्टिकल क्यूब के कोनों पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो पार्टिकल है वो आपका यूनिट सेल के केंद्र पर भी स्थित होगा। देखो जरा यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये रहा कोनों पर, ये रहा आपका कोनों पर। ठीक है, कितने हो गए बेटे, ये 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और इसके साथ साथ कहाँ होगा बेटे, यानी बॉडी में होगा। तो जो बॉडी यानी केंद्र है, इस सेंटर में जो भी उपस्थित, जैसे ऐसे मान लो कमरा क्या है, एक यूनिट सेल है, और कमरा यूनिट सेल है, तो प्रत्येक कमरे के कोने पर एक बॉल रखो, बहुत बड़ी सी गोला रखो, बहुत बड़ा सा। ठीक है, और कोने पर जो गोला रखोगे, वो जो गोला है वो केवल 1/8 कमरे के अंदर होगा, बाकी सारा जो गोला होगा वो कमरे से बाहर होगा। लेकिन कमरे के बिल्कुल बीच में अगर आप गोला को रखोगे तो पूरा का पूरा गोला कमरे के अंदर होगा, थोड़ा सा भी गोला कमरे के बाहर नहीं होगा। लेकिन कमरों की दीवार पर आप बड़ा सा गोला रखोगे तो
आधा गोला तो कमरे के अंदर चला जाएगा और आधा गोला कमरे के बाहर चला जाएगा। तो कमरे की जो दीवार है उसे सतह कहते हैं, कमरे के कोने तो कोने हैं ही, और कमरे का बिल्कुल बीचों बीच जो होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोने पर हम परमाणु निकालेंगे, कोने पर स्थित परमाणु, स्थित परमाणु कितने हो जाएंगे जरा देखो, कोने पर स्थित परमाणु कितने हो जाएंगे, कोने पर कितने होते हैं, योगदान कितना हो 1/8, टोटल कोने पर है कितने 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गए, यानी कितने हो गए 1 हो गया। अब देखिए क्या है, सतह पर स्थित, सतह पर स्थित परमाणु, स्थित परमाणु कितने होंगे बेटे, सतह का योगदान होता है 1/2, लेकिन सतह पर कोई भी परमाणु नहीं है, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो परमाणु हो गए टोटल 0। अब केंद्र पर स्थित परमाणु, केंद्र पर स्थित परमाणु, अब केंद्र वाले का योगदान कितना होता है, पूरा होता है, संपूर्ण योगदान होता है कितने केंद्र पर, 1 है, तो 1 × 1 = 1, टोटल जोड़ो कितना, 1 और 1 2, तो 2 एटम आपके यूज हो रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कौन सी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम प्रयोग किए जाएंगे उस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है बेटे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, इसमें होगा बच्चों ये जो यूनिट सेल है, जो भी आपकी यूनिट सेल है, अब देखो जो भी यूनिट सेल बेटा होगी इसके कोने पर तो होंगे ही होंगे, यानी कोने पर तो हर किसी प्रकार की यूनिट सेल में होंगे, कोने पर तो पार्टिकल्स होते ही होते हैं। इसके साथ साथ कहाँ होंगे ये पार्टिकल, इसके साथ साथ होंगे बेटे प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और प्रत्येक फेस के नहीं सॉरी किन्हीं ऐसी कोई से फेस पकड़नी है, कोई 2 फेस, और वो दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, वो दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कमरे के दाएं हाथ का अगर दीवार ले लो तो दूसरी दीवार बाएं हाथ की होनी चाहिए, सामने की दीवार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यानी कि आमने सामने की सतह होनी चाहिए। जैसे मान लो इसके आमने सामने, यानी ये वाली आपकी नीचे की सतह है, तो इसके जस्ट ऊपर की सतह ये होगी आपकी। ठीक है, तो केवल 2 फेस आपको लेनी है, वो भी आमने सामने वाली फेस आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो देखिए बेटे यहाँ पर कोने पर स्थित, कोने पर स्थित परमाणु, परमाणु कितने हो जाएंगे बेटे, कोने वाले का योगदान 1/8, टोटल कोने कितने 8, यानी टोटल परमाणु कितने हुआ 1। सतह पर स्थित, सतह पर स्थित परमाणु, परमाणु कितने हो जाएंगे बेटे 1/2 योगदान होता है, टोटल है कितने सतह पर 2 है, गुणा 2 तो बराबर कितना हो गया, यानी कि 1 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 आ गया। और केंद्र पर स्थित परमाणु, पर स्थित परमाणु, तो केंद्र का योगदान होता है पूरा, लेकिन ये है ही नहीं केंद्र पर, तो क्या आ जाएगा 0। अब टोटल गिनो, यानी कुल परमाणु कितने यूज होंगे इसमें, कुल परमाणु बराबर हो जाएंगे बेटे 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे हम निकालते हैं कि आपके यूनिट सेल को बनाने में कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर, हाँ, तो यहाँ पर ये आपका हो गया कि आप किस तरीके से यूनिट सेल में एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन यूनिट सेल में एटम से रिलेटेड, इस एटम के अरेंजमेंट से रिलेटेड और यूनिट सेल के प्रकार से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल कैसे कैसे यहाँ पर हो जाते हैं, उन न्यूमेरिकलों को थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए बेटे यहाँ पर सवाल कैसे आ सकता है आपको इससे संबंधित, अब आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन होगा बेटा कि एक क्रिस्टल A+ तथा B- से बना है, इसमें A+ घन के
कोनों पर तथा B माइनस प्रत्येक सतह के केंद्र पर स्थित है तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या होगा? ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप क्यूब बनाइए, आप घन बनाइए। चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक घन बना लिया और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बच्चों कि जो A है वो घन के कोनों पर स्थित है। तो ये रहा आपका A जो कि कोनों पर स्थित है। A A A A A A, ठीक है, ये हो गया। यानी यहाँ पर A, यहाँ पर A, कितने हो गए टोटल? 8 A हो गए। इसके बाद ये कह रहा है जो B माइनस है वो प्रत्येक सतह पर है। तो यहाँ पर आपका B माइनस हो जाएगा, इधर आपका B माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक B माइनस और यहाँ पर B माइनस, या खाली B कर ले रहे हैं, यहाँ A और B कर ले रहे हैं, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी B हो गया, यहाँ पर B और यहाँ पर B, एक सामने B और एक पीछे B। ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक, इस तरीके से आपका कंपाउंड है। यानी कि घन के कोनों पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है और प्रत्येक फलक के प्रत्येक सतह के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब कहा जा रहा है कि उस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो देखिए बेटे कि अणुसूत्र क्या होगा। देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं बेटे कोनों पर स्थित, कोनों पर स्थित, या हम कह सकते हैं एक ही संख्या, एक ही संख्या, एक ही संख्या कितनी हो जाएगी? अब A कहाँ है बेटे? कोनों पर है। ठीक है, तो कोने वाले का योगदान कितना होता है? 1/8 है, कितने? 8। तो यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? 1। यानी A कितना होगा? 1। अर्थात इस क्रिस्टल को बनाने में A का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, और B की संख्या निकालिए भाई। B की जब संख्या निकालेंगे बच्चों तो B कहाँ है? सतह पर है, सरफेस पर है। इसका योगदान कितना होता है? 1/2 होता है कितनी सतह बेटा? 6 है, तो 2 3 6 अर्थात 3 हो गया। यानी A आपका 1 हो गया, B आपका 3 हो गया। तो अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो क्या आ जाएगा बेटे? यानी AB3, AB3। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये कैसे निकाला जाता है? हम अणुसूत्र निकालेंगे तो क्या आएगा रेशियो? A/B बराबर आएगा 1/3। तो क्या करोगे बेटे, है ना, 1/3। इसका मतलब क्या हो? A 1 हो गया, B आपके 3 हो गए। तो यहाँ पर लिख दिया AB3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रोको, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास। ये कह रहा है बेटा कि कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2 क्रिस्टल में Ca+ आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। बच्चों FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, अर्थात फलक केंद्रित घनीय तंत्र। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है फेस सेंटर्ड यानी FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोष्टिका में F- आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या, फेस सेंटर्ड क्रम में व्यवस्थित है और Ca+ आयन केवल व्यवस्थित है, अर्थात इसमें F- की कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है। और सूत्र से हमें पता लग रहा है कि एक Ca के लिए 2 F- आयन की आवश्यकता होती है। एक Ca के लिए 2 F- आयनों की आवश्यकता होती है। और अगर हम इस क्रिस्टल के अंदर Ca+ आयन की संख्या निकाल लें तो इसके 2 गुने के बराबर F- आयन की संख्या हो जाएगी। और इसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फेस सेंटर्ड में कोने पर प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले वाले सवाल में। तो देखो फिर से मैं आपको इस यूनिट सेल को बना देता हूँ जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। इतने बार आपको ये बनाना आ जाए, समझ जाएं आप कि यहाँ पर क्या होता है।
ठीक है, ये देखिए बेटा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास यूनिट सेल होगी, इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे वो कहाँ पर, प्रत्येक कोने पर होंगे। Ca+2 यहाँ पर होगा, Ca+2 आपका यहाँ होगा, Ca+2 आपका यहाँ होगा, Ca+2 आपका यहाँ होगा, Ca+2 आपका यहाँ होगा, और Ca+2 आपका यहाँ होगा, Ca+2 आपका यहाँ होगा, Ca+2 आपका यहाँ पर होगा। प्रत्येक कोने पर हो गया। इसके अतिरिक्त कह रहा है फेस सेंटर्ड है, तो प्रत्येक फेस पर होगा। तो एक Ca+2 यहाँ, एक Ca+2 यहाँ, एक Ca+2 यहाँ, और एक Ca+, चलो मैं इसको नेक्स्ट अगले रंग से बना देता हूँ जिससे आपको इसमें डिफ्रेंसिएशन होता रहे, ठीक है। तो Ca+2 आपका यहाँ हो गया, और एक Ca+2 आपका यहाँ हो गया, एक Ca+2 आपका यहाँ हो गया, एक Ca+2 आपका यहाँ, एक Ca+2 यहाँ, और एक इसके बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट में, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक सेंटर पर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर आपके Ca+2 आयन प्रेजेंट होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, Ca+2 आयन की हम नंबर्स निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, जिसके आधार पर आप F- आयन की संख्या को बता सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम लिखते हैं बेटे, यानी Ca+2 आयन की संख्या, आयन की संख्या कितनी होगी बेटा, कोनों पर होगी और प्रत्येक फेस पर होगी। तो कोने पर योगदान कितना होता है, 1/8 है, कितने टोटल कोने पर 8 प्लस, और प्रत्येक फेस पर, तो फेस पर योगदान कितना होता है 1/2 है, कितने इस पर, यानी 6 हैं। तो क्या, यानी यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपके 3 आएंगे, ये टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 Ca+2 आयन इस क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 4 आयन। अब आ जाएगा बेटा F- आयन की संख्या, आयन की संख्या, ठीक है। F- जो आयन की संख्या होगी बेटे, वो आपकी Ca+2 आयन की संख्या से 2 गुनी होगी। तो Ca+2 कितने हुए, 4, तो F- कितने हो जाएंगे बेटे, 4 × 2 अर्थात 8, ठीक है। F- आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब अगला देखते हैं हम लोग। नोट करिए, इसको जरा नोट करें। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। किस में दे रहा हूँ बेटा, मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बच्चों मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको घर पे सॉल्व ज़रूर करें, जिससे कि मेरा थोड़ा सा आकलन हो जाए कि हाँ आपको सवाल समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप इसको सॉल्व ज़रूर करें। जहाँ दिक्कत आए उसको आप कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद मैं जो भी आप कमेंट करोगे तो उसको मैं आपको दोबारा अगली वीडियो में बताऊंगा जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल आपको दिया है कि NaCl क्रिस्टल में, वहाँ पर CaF2 क्रिस्टल था, यहाँ पर NaCl क्रिस्टल है, में Cl- आयन FCC क्रम में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। वहाँ Ca+2 आयन था, यहाँ पर Cl- आयन की बात की है, ठीक है। जुड़े व्यवस्थित हैं। एकक कोष्टिका में Cl- आयनों की संख्या की गणना कीजिए। यहाँ पर चाहे Cl- पूछे जाएं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Na+ आयनों की संख्या की गणना कीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो Na+ पूछा जाए तो देखो आपको क्या है, एक Cl- के साथ में एक Na+ है, तो जितने Cl- आ जाएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, उसके Na+ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करके आपको उसका आंसर कमेंट करना है। बच्चों जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उनका भला होगा, और उनका भला होगा तो आपका भला होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करवाएं। लेकिन वो लोग सब्सक्राइब करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। जो कर चुके हैं, अगर उन्होंने दोबारा सब्सक्राइब किया तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।